संतों गुरुओं को नमन, जिन्होंने हमारे जीवन निर्माण के लिए कार्य किया। पूज्य बंते जी और हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणास्रोत माननीय संस्थापक जी, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी, संभाग, जिला एवं तहसील के पदाधिकारी और अन्य सभी हमारे सक्रिय साहिबान जिन्होंने समय निकालकर योगदान दे रहे हैं, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आज का प्रोग्राम हमारे माननीय संचालक जी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव जी, पहले सभी की आपकी सहभागिता के बारे में पुष्टि करेंगे। कृपया ओके या जो भी है बताने कष्ट करें, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से और प्रदेश अध्यक्षों से, और जो भी रैंडमली अन्य से भी निवेदन कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद मेरे द्वारा कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया जाएगा, मुख्य मुख्य कौन से कार्यक्रम है जिनके बारे में आगामी प्रोग्राम है और हमें जिनकी तैयारी करना है। इसके बाद महाराष्ट्र की टीम, जिसको हम बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत जल्दी कोरेगांव का कार्यक्रम है और पुणे का कार्यक्रम के लिए उन्होंने तैयारी करी है, मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो अपने बारे में बताएंगे संक्षिप्त में। इसके बाद संत रविदास जयंती के बारे में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या अन्य जो क्षेत्र के महानुभाव हैं वो बताएंगे संक्षिप्त में। वो क्षेत्रीय कार्यक्रम रहेगा, केवल उसी क्षेत्र के लोग सम्मिलित होंगे, बाकी लोग उसमें सहभागिता कर सकते हैं स्वेच्छा से। और अंत में हमारे माननीय संस्थापक जी हमें प्रेरणा स्रोत से संबोधन करेंगे। ये कार्यक्रम आज का रहेगा। तो मैं अपने संचालक जी से निवेदन करूंगा कि आगे कार्रवाई अपनी जारी रखें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अ, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी सभी को सूचित किया है, तो मैं अपने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं सभी का जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और मैं अपने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं उनके नाम यहाँ पुकारूंगा, तो आपको यस की भूमिका में अपना संबोधन रखना है। तो मैं शुरुआत करता हूं मध्य प्रदेश से। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय SL साकेत सर उपस्थित हो तो यस करें। जी जी जी, अटेंडेंस लगानी है सर, अभी कुछ बोलना नहीं है। अ, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार सर स्क्रीन पे जय दिखाई दे भीम रहे नमो होंगे सर। बुद्धाय सर, जय भीम नमो बुद्धाय, उपस्थित हूँ सर। जी 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 सर, थैंक यू सर। साथ ही साथ अपने माइक को म्यूट करते जाएंगे ओपन करने के बाद। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम अहिरवार बोस सर। उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम अहिरवार बोस सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ऐसा है, उनका फोन आया था गौतम जी सुबह, तो वो जी बहुत सर। अर्जेंट काम से 9 बजे से मतलब 1-2 घंटे के लिए बिजी जी हैं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में। जी सर। जी सर। जी सर। वहाँ पे से सरोज कुमार जी रखेंगे वहाँ की रिपोर्ट जो है। जी जी जी। यूपी। अ, दिल्ली से भी अगर हमारे सुदेश तनवर साहब की तबीयत, अभी शायद ऑपरेशन हुआ था, सूचना मिली है कि अभी वो आराम कर रहे हैं, तो ठीक है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामलाल बौस सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? झारखंड के नवोदय जय प्रदेश भीम। नवोदय जय भीम। जी 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 सर, धन्यवाद सर। उत्तराखंड के प्रदेश संयोजक माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, माननीय जगन्नाथ पेंटर सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपनी अटेंडेंस लगाएं। प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा माननीय शेर सिंह मिर्जापुर, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर माननीय सालो राम जी, माननीय सालो राम जी सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अटेंडेंस लगाएं।
प्रदेश अध्यक्ष गुजरात माननीय धीरज भाई मौर्य जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जी सर, जी जी। अ, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र डॉक्टर चांगदेव सेंडे सर। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संयोजक राजस्थान से माननीय GL आर्य सर। उड़ीसा से माननीय जगदीश प्रसाद वो सॉरी जगदीश बौद्ध जी उड़ीसा से। उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम जय। एक बार अपना नाम पुकार दिया करो सर, मैं तो आवाज पहचान लेता हूं लेकिन अन्य साथी नहीं जानते ना, तो आप अपना नाम स्वयं लिया करो, उपस्थित हैं। तो मैं प्रदेश प्रभारी ये आपके अन्य राज्यों से, अगर आंध्र प्रदेश से माननीय AV राजू सर जुड़े हैं तो कृपया आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। तमिलनाडु से हमारे एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी है। अरुणाचल प्रदेश से चाऊ एरेना मानकुन जी है। ये बहुत दूर से साथी हैं तो इनकी नेटवर्क में प्रॉब्लम बहुत रहती है। मैं प्रदेश प्रभारी हमारे गुजरात से हमारे मुख्य प्रदेश प्रभारी माननीय जयमिन प्रियदर्शी साहब। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी जी जी। प्रदेश प्रभारी महाराष्ट्र से माननीय ईश्वर कड़वे साहब। प्रदेश प्रभारी झारखंड माननीय रामजी बौद्ध जी, झारखंड। प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ डॉक्टर सहदेव बौद्ध जी, माननीय आसाराम बौद्ध जी। प्रदेश प्रभारी माननीय नेपालेश्वर बौद्ध सर। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय सर, प्रेजेंट हूँ। जी जी जी। प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश माननीय RS रवि बौद्ध सर। मध्य प्रदेश जी सर, प्रभारी जी सर, मैं प्रेजेंट। जी 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 जी। प्रदेश प्रभारी जम्मू कश्मीर माननीय तुलसीदास लंगे सर। अभी सर की उपस्थित थे, आवाज भी आई थी। प्रदेश प्रभारी जम्मू कश्मीर माननीय तुलसीदास लंगे सर, आप अपना माइक अनम्यूट करें। मैं राष्ट्रीय जो सचिव हैं हमारे प्रभारी हैं माननीय गुजरात से माननीय खेमचंद सोलंकी साहब, तो सबसे पहले ही जुड़ते हैं। माननीय जय खेमचंद भीम नमो सोलंकी साहब। बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय गौतम जी। जी जी प्रेजेंट। सर, जी जी। हमारे अगले राष्ट्रीय सचिव प्रभारी दिल्ली से माननीय राजेंद्र जाटव जाटव जी। अगली हमारी सिस्टर माननीय स्वाति सरदार जी, पश्चिम बंगाल से। उपासका स्वाति सरदार जी, पश्चिम बंगाल। हमारे अगले राष्ट्रीय सचिव प्रभारी माननीय सुरजीत सिंह जी। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी जी सर, सर नमो बुद्धाय सर। सुरजीत सिंह बोल। हाँ, अब मैं राष्ट्रीय महासचिव साथियों को बुलाऊंगा, तो उसमें अ, आसाम से माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिबू तालुकदार सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी राजस्थान मध्य प्रदेश US राणा सर। राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश दिल्ली उत्तराखंड माननीय दशरथ मौर्य सर। नमो बुद्धाय, जय भीम सर, मैं उपस्थित हूँ। जी जी, नमोदय सर। राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी गुजरात महाराष्ट्र दादरा नगर हवेली दमन दीव डॉक्टर आनंद भालेराव सर। प्रेजेंट सर, डॉक्टर आनंद भालेराव गौतम महाराष्ट्र। जय भीम जी नमो जी, बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जी। राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश लद्दाख माननीय शिषपाल बौद्ध जी।
जी प्रेजेंट हूँ सर। सभी को जय भीम नमोबुद्धाय सर। जी जी। अगले हमारे राष्ट्रीय महासचिव पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के प्रभारी हैं माननीय राम प्रसाद बॉस सर। जी नमो बुद्धाय जय भीम। जी जी सर। अगले हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश माननीय विजय बॉस सर। माननीय विजय बॉस सर, तो मैं अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर सर के पास उनको बुलाता हूं। माननीय सबसे पहले हमारे माननीय डीपी गोलिया जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश से। माननीय डीपी गोलिया सर। सॉरी। माननीय शेषराव घागणे सर, अगले हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र से। जय भीम नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जय भीम सर। हमारे अगले उत्तर प्रदेश से नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन आनंद सर जी साहब, उपस्थित जय हैं। भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। अटेंडेंस की जो अभी हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने जो शुरुआत की है, उसका जो मोटिव है, मैं समझता हूं सभी हमारे वरिष्ठ साथी भली भांति इससे परिचित हैं कि जो साथी हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं, उन पर बहुत ही काफी बड़े बड़े राज्यों की, पूरे प्रदेशों की जो जिम्मेदारी है, तो वो कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और जो भी जो राष्ट्रीय लेवल की जो संडे को मीटिंग होती है, उसमें वो उपस्थित रहेंगे। तो A to Z बातें जो उन तक पहुंचेंगी। तो जैसा हमारे अ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी हम सभी को अवगत कराया है कि जो आगामी कार्यक्रम है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सभी के समक्ष रखेंगे, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को से अनुरोध करता हूं कि जो आगामी कार्यक्रम है सभी के साथ साझा करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी BS पॉल साहब। सभी माँ बापों को नमन वंदन और सभी को पुनः नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि विदित है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का रहेगा, वो माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती है, 3 जनवरी को होगी। उससे कोरिलेटेड 1 जनवरी को भीम कोरेगांव स्मृति दिवस है, जो लगभग 25 किलोमीटर दूर है पुणे से। इसके लिए महाराष्ट्र की टीम को बधाई देना चाहता हूँ, माननीय सेंडे जी, माननीय भालीराव जी और अन्य साथियों को, जिन्होंने कम समय में बहुत अच्छी वहाँ तैयारी करी है और उसको राष्ट्रीय कार्यालय को बता भी दिया है, राष्ट्रीय सभी को। तो ये 3 जनवरी को रहेगी, जिनको मैं माँ सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा का जिन्होंने प्रारंभ किया था, और हमारे मानवों ने सभी ने इस बात को माना था कि जो 85-90% लोग हैं जो मनुवाद से गुलाम हैं, जिनका शोषण हुआ है, सदियों से अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो शिक्षा के कारण हुआ है, शिक्षा से वंचित होने के कारण हुआ है। तो माँ सावित्रीबाई फुले को प्रथम शिक्षिका कहते हैं देश की, क्योंकि उन्होंने 1848 में, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पति सामयिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले के सानिध्य में रहकर स्वयं शिक्षा प्राप्त करी और मुस्लिम महिला फातिमा शेख के सहयोग से विद्यालय प्रारंभ किए। तो उनका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसका आगे संस्थापक जी का ये भी प्रस्ताव है कि आगे हम लोग पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मांग करेंगे सरकारों से, इनका शिक्षा दिवस के रूप में निरंतर सरकार भी मनाए। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। ओबीसी समाज की थी, फूलमाली समाज में। और उन्होंने शिक्षा के अलावा जो महिलाओं को उद्धार है, जो बाबा साहब ने
प्रथम जो है उनका जो उसमें लिखा है जाति भेद के उसमें कि कैसे जाति भेद बना, उसके बारे में लिखा है बाबा साहब ने कि जो महिलाओं को सती प्रथा यानी शादी न कर सके दूसरी जाति में जो थोपा गया, विधवा के रूप में अपना जीवन यापन करें, एक ऐसे नागरिक के रूप में जिनको सुविधाएं न मिले, और बाल विवाह यानी जो बड़े पुरुष विधवा हो जाते थे उनको बच्चियों के साथ शादियां कर लें, ऐसी उन कुरीतियों के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष करा। उनका स्वयं का पुत्र यशवंत था, वो भी गोद लिए हुआ एक ब्राह्मण विधवा का महिला पुत्र था, तो उनके लिए कार्य करा। उनकी सेवा भावना थी, उनकी मृत्यु भी प्लेग से हुई थी। तो इस तरह से एक महान महिला है राष्ट्रीय स्तर पर, जिनका हमें गौरव प्राप्त होगा, प्रेरणा प्राप्त होगी इसको मनाने से। यहाँ पर जो है 3 तारीख को ये मनेगा, और हमारे महाराष्ट्र के प्रबंधकों ने जो तैयारी करी है उसमें स्टेशन के पास में डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन है, उसमें व्यवस्था रहेगी। 3 तारीख को सुबह 8 से 9 बजे तक स्वल्पहार रहेगा और 9 से 2:30 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। तो पूरे देश में नंबर 1 तो इनका प्रचार प्रसार करना है, खासकर दीवार लेखन करना है, फ्लैक्स लगाना है, ताकि पूरे देश में हम लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। तो प्रचार प्रसार करना। दूसरा, वहां सहभागिता करना है। इसके लिए राशि फिक्स नहीं करी गई, इसके लिए सभी को, चूंकि उनका लगभग भीम कोरेगांव और जो पुणे का जो कार्यक्रम है उसमें लगभग उनका 5 लाख रुपए का खर्चा होगा, और निश्चित तौर पे हम सबको उसमें सहयोग करना होगा। तो डॉक्टर भालेराव साहब का और माननीय सेंडे साहब का इसमें जो अकाउंट नंबर है वो डिस्प्ले किया जाएगा, उसमें सभी लोग अपनी राशियां कम से कम 500, इसके गुणन में 1000, 2000, 5000, 3000 जो भी अपने कर सकें करें। तो पहली तो अपील यही है कि सब लोग इसमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। ऐसा नहीं कि स्वेच्छा पे छोड़ा गया है, तो इसमें क्योंकि कार्यक्रम हमारी सभी का सहभागिता है और राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उससे 25 किलोमीटर दूर भीम कोरेगांव है, वहाँ जो हमारा जो सम्मान का, गौरव का, उस सम्मान का प्रतीक है, बाबा साहब भी वहाँ प्रतिवर्ष से आते थे। और चूंकि एक थोपी दी गई थी शुरू से कि जो बहुजन समाज है, शूद्र समाज है, वो जो है उनमें वीरता नहीं होती है। आप एक ऐतिहासिक तथ्य है कि वो जो भीम कोरेगांव में जो हमारे बहादुर सैनिक थे बहुजन समाज के, या जो कहें महार समाज के, उन्होंने 50 गुना सैनिकों को, जो ब्राह्मण पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो अत्याचारी शासन था, अमानवीय शासन था, और ये वहीं की घटनाएं थी जहां पर गले में हंडी टांगी जाती थी और झाड़ू पीछे टांगा जाता था, माने पराकाष्ठा थी अत्याचार की। उस शासन को ऐतिहासिक रूप से उन वीरों ने अंत करने का प्रयास किया, और 1 जनवरी 1818 को ये घटना हुई थी, और ये हमारी गौरव का और स्वाभिमान का प्रतीक है। तो वहां पर भी हम उनको नमन कर सकते हैं 1 तारीख को। 2 तारीख को हमारे महाराष्ट्र की टीम बता देगी कि किन किन स्थानों पर हम लोग भ्रमण कर सकते हैं। तो इस तरह से एक 3 दिन का कार्यक्रम रह सकता है। अभी हमारी गुजरात की टीम से बात हुई थी प्रदेश स्तरीय बैठक में, ऑनलाइन मीटिंग में। उन्होंने बताया कि एक बस, लग्जरी बस में वो लोग आ रहे हैं। ग्वालियर से भी बताया गया 20 के लोग आने की संभावना है। तो सब जगह से जो लोग आएंगे उनके बारे में अगली बैठक जो होगी वो प्रदेश अध्यक्ष जानकारी को संकलित कर लेंगे और जानकारी को मीटिंग में बता देंगे, ताकि उसके अनुसार वहाँ लंच की व्यवस्था की जा सके। उस दिन 3 तारीख को लंच रहेगा, स्वल्पहार रहेगा, और 1 तारीख को वहाँ लंच रहेगा। और पंडाल में जो लोग रुकना चाहते हैं वो रात को स्थानीय जो सामान्य व्यवस्थाएं रहती हैं, गद्दे या जो भी रहेंगे, उसमें वो सो भी सकती हैं। तो ये व्यवस्था रहेगी। कोई अगर छूट गया हुआ तो वहाँ की टीम में भी बात रखेंगे, जब संक्षिप्त में इसको बता देंगे। ये 2 कार्यक्रम ये हैं। तीसरा, हमारा जो अभी बिरसा मुंडा जयंती आ रही है 15 तारीख को,
बिरसा मुंडा चूंकि केवल 25 वर्ष की उम्र में झारखंड में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने एक जो मनुवादी विचारधारा वही है, चाहे उसको साम्राज्यवाद कहें, चाहे सामंतवाद कहें, चाहे वो पूंजीवाद कहें, उसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था। और जो प्रकृति वादी थे वो तथागत बुद्ध भी ने ही यही हमें दर्शन दिया है कि प्रकृति सब कुछ होती है। वो प्रकृति पूजक थे, और आदिवासी इसलिए इतना उनका समर्पण था, उनको भगवान के रूप में मानते थे, उनको धरती के पिता के रूप में उनको धरती का अब्बा उनको कहते थे। और जो जमींदार और साहूकार और जो सामंत जो उनका शोषण करते थे, कर्ज पे माने ब्याज लेना, उनके जो जो उत्पादन है उसको क्रय करना, उनके जंगलों पे अधिकार करना। आज भी कई जगह जंगलों पे अधिकार किया जा रहा है। अपन लोग सुनते हैं कि महाराष्ट्र में इतनी जमीन दे दी गई, बेदखली वहां की जा रही है, और जब वो संघर्ष करते हैं अन्याय के विरुद्ध तो उनको जो है नक्सली बता दिया जाता है। तो इस तरह से उसके लिए बाबा साहब ने 6वीं अनुसूची में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं ताकि इस तरह का उनको सुरक्षा और संरक्षण मिले। तो वो भी हमारे महामानव हैं, बहुजन महामानव हैं, उनसे भी हमें प्रेरणा लेना है। ये कार्यक्रम सब जगह स्थानीय स्तर पर मनाना है अवश्य है, चाहे छोटे स्तर पर मनाए, मोहल्ले में मनाए, चाहे वार्ड में मनाए, चाहे नगर में मनाए, कहीं ना कहीं इसको जो आरबीएम का बैनर है वो अवश्य लगना चाहिए। उस दिन फोटो भी डालें। अगर हम छोटे स्तर पे भी मना नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि हम उनसे मानवों से प्रेरणा नहीं ले पा रहे। तो मेरा सबसे अनुरोध है, पूरे देशवासी जुड़े हुए हैं, कि अपने सभी जगह इस कार्यक्रम को भी मनाने का काज करें। हमारा आदिवासी हमारे भाई हैं, बहुजन हमारे के मेंबर हैं, उनसे भी उनको जुड़ना है। तो इसको भी कृपया सभी बिरसा मुंडा जयंती को 15 नवंबर चूंकि आने वाली है, अभी से तैयारी करना पड़ेगी, वो मनाना है। इसके बाद है हमारा भारतीय संविधान दिवस है 26 नवंबर को, जिसने हमें संरक्षण दिया है, जिससे हमें शक्ति मिली है, जिससे हमें नया जीवन मिला है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले का हम महापुरुष जीवन देखें तो ना हमारे पास अच्छा खाने के लिए मिलता था, ना हम पहन सकते थे अच्छा, ना हमारे आवास अच्छे रह सकते थे, ना हमारे पास कहीं रिप्रेजेंटेटिव था। तो बाबा साहब ने ये संविधान के रूप में हमें शक्ति सौंपी है। आज भी हमारे ऊपर जब अन्याय अत्याचार होते हैं तो संविधान ही हमारी रक्षा करता है। अभी भिंड की घटना है, ज्ञान सिंह नाम के व्यक्ति को पेशाब पिलाई गई, अन्याय किया गया, ऐसी कई जगह हो रही है। तो कल उसकी हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गई उसकी जो बेल थी। तो निश्चित तौर पे ये संविधान के कारण ही है, नहीं तो जो मिश्रा जो व्यक्ति है वो बार बार चैलेंज कर रहा था कि हम लोग ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये संविधान जैसी खड़ा रहता है, हमें हमारे बचाव में, इसलिए हमें आजादी है। बाबा साहब ने 25 नवंबर 2049 को संविधान सभा में बहुत चीजों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक एक तंत्र हावी हो जाएगा तो निश्चित तौर पे इस देश में एक तानाशाह की स्थापना होगी। वो हम देख भी रहे हैं, एक विचारधारा हावी होती जा रही है हमारे न्यायपालिका पे, हमारे विधायिका पे, हमारे कार्यपालिका पे और मीडिया। तो ये जब हावी होती जा रही है तो निश्चित तौर पे एक तानाशाही निश्चित रूप पे हम देखते हैं। हमारे जो बहुत मांगे हैं जो हमारी, उनके लिए भी हमें, जो हमारे महाबोधि महाविहार के हम जानते हैं वो भी हमें अधिकार मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार है हमारा, वो भी नहीं मिल पा रहा। जो हमारा बाबा साहब ने 1900 जो हमारा अधिकार दिया था, वोट का अधिकार दिया था, उसका भी सही तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा। मनमानी तरीके से अगर बन भी जाती तो लोग विधायकों को खरीद लिया जाता है, और या फिर वोटों की चोरी भी की जाती है, या बहुत सारे तकनीकी उनमें भी गोलमेल किया जाता है। तो ये है कि सभी सिस्टम पे जब कोई कब्जा कर लेता है तो वो सभी चीजों का एक दुरुपयोग वो करने लगता है। वो बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर बुरे हाथों में तो वो बुरा सिद्ध होगा। तो वही पोजीशन अभी बनती जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने
जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी किया था। और वो हमेशा एक आरबीएम का ये रहा है कि कैसे हमारे अम्बेडकरवादी लोग सत्ता में पहुंचे। भले ही हम लोग सत्ता में हम नहीं चुनने जाना चाहते, लेकिन सत्ता में पहुंचे ताकि संविधान की रक्षा कर सकें। और संविधान को जो प्रस्तावना में दिया हुआ है, आर्थिक सामाजिक न्याय, बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, लेकिन अगर हम आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब राजनीतिक स्वतंत्रता को भी खो देंगे और वो बहुत बुरा दिन होगा। आज वो स्थितियां बनती जा रही हैं इतने वर्षों बाद भी। आज हमारा जो श्रम करने वाला समाज है, उसका अभी भी शोषण, अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। और कई घटनाएं यहाँ पे ओबीसी वर्ग को भी कई बार अगर ऐसे जगह बैठती हैं वो, तो वहां उनका अत्याचार, उनको भेदभाव किया जाता है। तो निश्चित तौर पे आज आवश्यकता है कि कैसे साहब जैसे हमारे संस्थापक जी कहते हैं कि मनुवाद का जो जाल है वो पुनः प्रतिक्रांति के रूप में बिछाया जा रहा है। उसको हमें, अगर हम बचा नहीं सके, हम रक्षा नहीं कर सके, तो बाबा साहब ने संविधान सभा में ये भी कहा था कि हमें इसकी रक्षा अपनी आखिरी बूंद, खून की बूंद तक करना पड़ेगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जो आज हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हैं, हमारे नौकरियां खत्म की जा रही हैं जो निजीकरण के माध्यम से, या जो अभी अभी चूंकि यहाँ पर एक संसदीय टीम आई थी, इसमें तो उनसे पूछा था कि भाई ये आरक्षण आप बहुत सारी भर्तियां जो ठेके पे कर रहे हो, तो उनके मुख्य सचिव जो थे उन्होंने ये जवाब दिया था कि साहब हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। तो हजारों लाखों की आज नौकरियां ठेके पे की जा रही हैं। नंबर एक तो उनमें कोई आरक्षण नहीं है, मनमानी तरीके से जो वर्ग है। तो कहने का मतलब हमारी जो नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। आज हम लोग आज कहीं आए हैं, हमारे पास सुविधाएं जो मिली हैं वो नौकरियों से मिली हैं। तो इसके लिए भी हमें निश्चित तौर पे ये चिंता करना पड़ेगी। तो ये संविधान बाबा साहब ने बनाया है, उसको हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। और जहां बिरसा मुंडा की जयंती मनी है वहां नहीं मना करके इसको भी उसी तरीके से लोकल स्तर पर मनाना है। जगह अलग जरूर रखें ताकि अन्य समुदाय के लोग, अन्य कम्युनिटी लोग इसमें सहभागिता कर सके। और वो जितना ज्यादा हो सके उतने मनाएं और आरबीएम के बैनर तले मनाएं। और इसमें जो बाबा साहब की बातें वो सभी हम लोग भी यहाँ से भेज देंगे। एक उसमें कुछ चीजें भेज देंगे, कुछ तथ्य भेज देंगे जिससे आप अवगत हो सकें और उसको समाज तक पहुंचा सकें। तो ये संविधान दिवस मनाना है। इसके बाद संत रविदास जी की जयंती है, उसको उसमें क्षेत्रीय स्तर पर मनाने का तय किया गया है। क्षेत्रीय स्तर पे जो पंजाब में ज्यादा मानते हैं लोग, वो भी हमारे बोधिसत्व थे, वो भी मानवता के लिए कार्य किया। उनने भी उसी सिद्धांतों को, जो हमारे तथागत बुद्ध के सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिस आधार पर हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है और संसदीय प्रणाली बनी हुई है, संसदीय प्रणाली के बारे में बाबा साहब ने कहा था कि ये संसदीय प्रणाली जो बौद्धों का संघ था, संघ संसद था, उसमें भी ये सब उसी से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व उसी से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में धम्म चक्र भी हमारा बौद्धों का है। अशोक की आकृति है जो सारनाथ से ली गई। तो बहुत सारे हमारे गरिमामयी जो हैं उनका किस तरह से ऐतिहासिक तथ्यों को, हमारी कल्चर को, हमारे उनको छिपा करके या रूपांतरित करके ये प्रयास किया जा रहा है, उसके विरुद्ध भी हमें जागृति लाना है। यानी आरबीएम को संस्कृति को सामाजिक जागरण का एक माध्यम है और यही सबसे बड़ा माध्यम है। आप विश्व की कोई भी क्रांति देखिए, उसके आधार में सांस्कृतिक सामाजिक जागरण मिलेगा। चाहे 1789 फ्रांस की क्रांति हो, चाहे 1917 की रूस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे हमारा कोई भी हो। तो लेकिन उसमें निश्चित तौर पे जब सम्राट अशोक का शासन आया था उसमें भी तथागत बुद्ध की समग्र क्रांति थी। तो ये एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्य माने एक इस तरह से लोग अब मानने भी लगे हैं
कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मात्र एक संस्था है जो सही दिशा में कार्य कर रही है, सही मुद्दों को लेकर कर रही है और सही वहां तक जाने का प्रयास इनका किया जा रहा है। तो ये हम सब गौरवशाली हैं और हमारे संस्थापक जी जो बहुत अनुभवी है और रात दिन हमें मेरे को भी प्रेरणा उनसे निरंतर मिलती रहती है, मुझे भी सदैव बताते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं, उस आधार पर हम लोग आगे कार्य करते हैं। तो ये भी हमारा सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे संस्थापक जी जैसे वो हैं, पुरुष हैं जो हमें निरंतर हमें सही वो करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो निश्चित तौर पे हम सबको इसमें प्रयास करना पड़ेगा। आज मीटिंग में सहभागिता के बारे में हमने प्रयास किया, लेकिन उस मात्रा में नहीं हो पा रही। इसमें कहीं ना कहीं हमारा गैप हो रहा है और इसको भी हमें चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा कि कहाँ हमारा गैप हो रहा है, क्यों गैप हो रहा है। आज संडे भी है, संडे के दिन छुट्टी रहती है और उस छुट्टी में निश्चित तौर पे हमारा ये रहता है कि हम कैसे भी करके इस दिन कम से कम बैठे विचार करें। साहब ने जैसे कहा कि ये एक संगति है जिसमें हम लोग बैठ गए बात करते हैं और चर्चा करते हैं। तो मैं पुनः एक बार संक्षिप्त में पुनः दोहरा देता हूँ। एक हमारी अभी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती है जो लोकल स्तर पर मनाना है और आरबीएम के बैनर तले मनाना है और इसके लिए प्रचार प्रसार भी करना है और मनाना है इसको। तो कृपया ये हमारे जनरली जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, अगर आदिवासी क्षेत्र हो तो वहाँ मनाए तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं भी है तो हम अपने जो भी स्थान है वहाँ पर मनाएं जरूर। सब प्रयास करें, अभी से तैयारी करें क्योंकि समय कम रह गया है। दूसरा जो 26 नवंबर को संविधान दिवस है उसके बारे में भी अन्य जगह पर माने जो बिरसा मुंडा जयंती बने उससे अन्य जगह पर उसको मनाना है, स्थानीय स्तर पर मनाना है, आरबीएम के बैनर तले मनाना है और बाबा साहब का जो संविधान है उसके बारे में उसमें हमें बताना है और इसका भी हमें लोगों तक संदेश पहुंचाना है, प्रयास करना है। और जो जो चुनौतियां उनके बारे में जो जो संविधान में प्रावधान किया है बाबा साहब ने उसके बारे में। और आज एक नया कुछ लोगों ने सिगुपा छोड़ा है कि बाबा साहब संविधान निर्माता न थे, बीएन राव को बताया जा रहा है। निश्चित तौर पे गैर तथ्यात्मक है, वो एक सलाहकार थे, सलाह कोई भी दे सकता है, लेकिन जब हमारा फोटो ही हर जगह देखेंगे बाबा साहब सौंप रहे हैं 26 नवंबर को और आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको सब कहते हैं। यहाँ तक पूरे देश में उनका पूरे विश्व में उनका उनके बारे में कहा जाता है संविधान निर्माता। तो ये कुछ लोग हैं जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। वो जो है निश्चित तौर पे उनका प्रयास अभी सरकार का संरक्षण है तो वो प्रयास में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी हमें मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह की शक्तियां जो कार्य कर रही हैं और हमेशा करती रहती हैं। आप सोचो पेशवा बाजीराव के समय किस तरह की जो है कार्य था, हंडी टांगना और झाड़ू पीछे लटकाना, वही हम लोग पुनः इसको भी शक्ति को समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारा जो 1 जनवरी का भीम कोरेगांव का है वहां पर जो हमें गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है हमारा, उसके लिए भी तैयारी वहां पर लंच की व्यवस्था रहेगी और 1 तारीख को 12 बजे से प्रारंभ होगा और लगभग 2 या 3 बजे जो भी है वहां तक चलेगा। तो 1 तारीख को वहां रहेगा, सब लोग वहां सहभागिता करें। इसके बाद 2 तारीख को जो स्थानीय बता देंगे, अभी मीटिंग बता देंगे कौन कौन से स्थान है जहाँ पर अगर इच्छुक है तो घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ये इच्छा पर निर्भर है। 3 तारीख को 8 से 9 बजे तक जो डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत भवन है रेलवे स्टेशन के पास में भी है और बॉम्बे हाईवे रोड पे है, वहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। जो मेन कार्यक्रम है माँ सावित्री फुले की जयंती का रहेगा, उसमें हमको सहभागिता सबको करना है और 8 से 9 बजे तक उसमें स्वल्पर रहेगा। 9 से जो है 2:30 बजे तक कार्यक्रम रहेगा और इसका प्रचार प्रसार जरूर हमें हर एक जिले में
में करना है, खासकर दीवार लेखन करना है, क्योंकि एक स्थायी साधन होता है। जैसे मानवर काशीराम के समय हम लोग देखते थे कि नारे और हाथी और बीएसपी का नाम लिखा रहता था, वो कई 6-6, 8-8 महीने, 2-2 साल तक लोग पढ़ते रहते थे। तो इस पे ज्यादा जोर देना है, पर्चे तैयार करके बंटवाना है, फ्लैक्स लगवाना है। तो ज्यादा इसका जब तक हम, क्योंकि ये शिक्षा का वो है, शिक्षा ही हमारे लिए सब कुछ है। आज हम जो बोल रहे हैं, जो हमें शक्ति मिली है बोलने की, वो शिक्षा से मिली है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी हमें अनुच्छेद 19 के तहत संविधान से मिली है। वो ये सब कुछ शिक्षा से है। तो इस पे हमें जरूर जोर देना है कि, क्योंकि शिक्षा आज उजाड़ी जा रही है, शिक्षा से जो वंचित किया जा रहा है, इतना महंगी कर दी गई है कि हम लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। गरीब वर्ग उसको नहीं ले पा रहा, और स्कूलों में साधन भी नहीं है, और अब स्कूलों को मर्ज किया दिया है। मध्य प्रदेश में तो उनके नाम संदीपनी विद्यालय रख दिए हैं, जो सीएमराज स्कूल है वो संदीपनी स्कूल रख दिए। मतलब पुरातन उसकी ओर इस याद दिलाते हैं कि जहां केवल कुछ वर्ग ही पढ़ पाते थे, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो ये जब बाहर से बोर्ड लगे रहेगा तो लिखा रहेगा संदीपनी विद्यालय। तो इस तरह का षड्यंत्र किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम चेंज किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्य है, जैसे डार्विन का सिद्धांत है, विकासवाद का सिद्धांत है, वो हटा दिया गया है। और दूसरे, जैसे अभी कई लोग भाषण देते ही हैं कि भाई अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, ऐसे गैर अवैज्ञानिक तथ्यों को उसमें पाठ्यक्रम में भी डाला जा रहा है, ताकि हम लोग भ्रमित हो सकें और सही जो सिद्धांत हैं उनकी तरफ हम लोग, वैज्ञानिक या तर्कवादी हम लोग नहीं बने। तो ये शिक्षा की रक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले ने जो कदम उठाया था 1848 में, उसको हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया, जन जागृति करी हमारे संतों ने, और वो पहले भी जन जागृति के लिए कार्य किया था। तो कुल मिला के इस तरह का उन्होंने कार्य किया है। बाबा साहब ने उसको संवैधानिक स्वरूप दिया, हमें मौलिक अधिकार बनाया। तो उसके लिए भी हमें ये कार्य करना है। इसके बाद जो संत रविदास जयंती है, उसके बारे में वहाँ की टीम कश्मीर या पंजाब से जुड़े होंगे, क्षेत्रीय कार्यक्रम रहेगा, और उसमें जो भी लोग जाना चाहेंगे स्वेच्छा से पदाधिकारी जा सकते हैं। उसकी डेट भी वो फाइनल करेंगे, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, स्थान भी फाइनल नहीं है, वो फाइनल करके बता देंगे, उस पर हम लोग बता देंगे। तो ये कार्यक्रम बनेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है, भी और आर्थिक सहयोग में करना है भीम कोरेगांव, और इसके लिए पुणे के लिए 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो ये कार्यक्रम में अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमोबुद्धाय जय भीम। तो सभी से सहयोग की, तन मन धन से सहयोग की सबसे अनुरोध है, आशा है आप सभी बढ़ चढ़ कर जो भी प्रोग्राम है आरबीएम के उनमें सहयोग करेंगे। सभी को नमोबुद्धाय जय भीम। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो पंजाब की और जम्मू कश्मीर की टीम है, जो संत शिरोमणि रविदास जी की प्रोग्राम के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने पहले संडे की मीटिंग में अवगत कराया था। तो मैं माननीय इंजीनियर रमेशचंद्र मनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और जो प्रस्तावित है मीटिंग के बारे में 2 मिनट बात रखेंगे। माननीय इंजीनियर रमेशचंद्र मनगोत्रा साहब। दूसरे साथी बुला लो, वो नजर नहीं आ रहे स्क्रीन पे। जी 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 जी। तो मैं महाराष्ट्र के जो हमारे पूना कार्यक्रम प्रस्तावित है 1 से लेकर 3 जनवरी को, तो मैं उसमें डॉक्टर वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आनंद भालेराव सर से आग्रह करूंगा, और हमारे वहाँ के महाराष्ट्र की टीम हमारे इंजीनियर सुधोधन बनवड़े जी हैं और डॉक्टर चांगदेव शेंडे सर हैं। ये सभी हमारे साथी कार्यक्रम की जो संस्थापक मोदी जी ने बताया कि कार्यक्रम की जो देखरेख है हमारे सभी महाराष्ट्र की टीम की निगरानी में होगा। तो मैं डॉक्टर चांगदेव आनंद भालेराव सर से आग्रह करूंगा, आप आए और अपनी बात रखेंगे। जय भीम संचालक महोदय, मुख्य महासचिव गौतम साहब, नमो बुद्धाय।
सभी बहुजनों के कल्याण के लिए जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया, और सभी महापुरुषों को, महामानव संत गुरुओं को अभिवादन करते हुए, नमन करते हुए उपस्थित संस्थापक अध्यक्ष जय भीम साहब, नमो बुद्धाय, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भिसोरिया साहब, और सभी वेबिनार में जुड़े हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, स्वागत। सभी को महाराष्ट्र में 1 तारीख को आना है। 1 जनवरी 2026 को वहां पर भीमा कोरेगांव में, जो कि रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर है, वहां पर 1 जनवरी 18 से 18 को हम जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का काम महार शहीद जो लोग थे उन्होंने किया। उनको अभिवादन करने के लिए अपन वो दिन सबको रहना है। तो उस दिन अपन पेंडॉल वहां पर डालेंगे। हमने 3 तारीख को अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष के साथ में हम गए थे। वहां पर इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला है कि वहां पर एक अभिवादन के दिन और पूरा ब्लॉक होता है, वो रोड पुणे से अहमदनगर जाने वाला रोड है, वो होता है। वहां पर हमको उस दिन पेंडाल लगा के, गंदिया लगा के अभिवादन का कार्यक्रम लेना है। और दूसरे दिन 2 तारीख को महात्मा फुले जहाँ रहते थे, उनका जन्म हुआ, वहां का वाड़ा जो है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांतिवीर महात्मा फुले जहाँ रहते थे, फुलेवाड़ा में अभिवादन के लिए जा सकते हैं 2 तारीख को। और 3 तारीख को हमारी महापुरुष, पहली शिक्षिका, पहली मुख्याध्यापिका, समाज सुधारक, साहित्यिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को अभिवादन करने के लिए राष्ट्रीय दिन अपन जो मना रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिन समारोह, उसका कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन माल धक्का, जो कि रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर पे है, वहां पर राष्ट्रीय शिक्षा दिन समारोह होगा। वो बुक किया गया है। और हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने पुलिस स्टेशन से लेटर लेकर और अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लेटर पैड पर उनको लेटर दिया है। वो तारीख पक्की हो चुकी है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक उसका स्लॉट 2 स्लॉट में है। तो वो भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पे लेंगे। सभी भारत से अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी का वेलकम है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिन समारोह में शिक्षा दिन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी ये हम निवेदन देकर करने वाले हैं। जैसा कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबा फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए, जो कि पहले शिक्षा पूरे भारत के है, जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, समाज सुधार के लिए काम किया। तो वो भी ठहराव हम पारित करेंगे। और उसके बारे में पैम्पलेट छपाना, वॉल पेंटिंग करना, बैनर लगाना, पत्रिका निकालना, ये सब काम हम मिलजुल कर, महाराष्ट्र के जो साथी है, महाराष्ट्र के प्रभारी ईश्वर खड़बे जी और केंद्रीय समन्वयक, राष्ट्रीय समन्वयक घांगड़े साहब जी, उनसे मेरी बात हुई है। उसके बाद डीपी गोलिया साहब आए थे 6 तारीख को, 5 तारीख को। तो मैं गोलिया साहब को भी, जो राष्ट्रीय समन्वयक गोलिया साहब है, तो गोलिया साहब को मैंने वो भीमा कोरेगांव भी बताया। और हाल जो सांस्कृतिक भवन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी बता दिया है, उनको भी पसंद आया है। नियर अबाउट 400 की कैपेसिटी हाल में है। तो ये हो जाएगा। ये दोनों ये हमने तय किया। कल ही अभी आज ही मैं पुणे से वापस आया हूँ। जैसा ही आया वैसा ही मीटिंग में जुड़कर मैं बैठा हूँ, इसलिए सफेद वस्त्र मैंने नहीं पहना हूँ, अभी लड़ना हुआ हूँ। तो इतनी बात रखते हुए जो खर्च के बारे में है, तो वो सब तय हमारे संस्थापक साहब और महाराष्ट्र कमेटी सब करेंगे। ऐसा करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। मैं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चांदेश चंडी साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपनी बात रखेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, अच्छी आ रही है सर। सबसे पहले सृष्टि को नमन करते हुए त्रिवार वंदन करता हूँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को और सभी संत महापुरुषों को, और खास तौर से सभी संत महापुरुषों का कारवां आगे बढ़ाने के लिए प्रेजेंट कंडीशन में मेरे गुरु
माननीय कांशीराम जी, इन सभी को नमन करते हुए आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष माननीय बिशोरिया सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक जी माननीय धनप्रकाश भारती साहब और योगेश गौतम सर जो संचालन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। और बहुत सारी बातें तो हो चुकी है क्योंकि फिजिकली डॉक्टर आनंद भालेराव सर और मैं दोनों गए थे। उसके बाद मैं डायरेक्ट आगरा आ गया क्योंकि बोला फोन पर ही बात नहीं होगी, राष्ट्रीय कमेटी को और जहाँ हमारा हेड ऑफिस है आगरा वहाँ सारी बात पहुंचना चाहिए। उसके लिए मैं आगरा गया था और फिर डॉक्टर आनंद भालेराव सर और गोलिया सर मिलकर और बाकी की कार्रवाई कर चुके हैं। कोई कसर नहीं रहेगी क्योंकि फिजिकली आने वाले बहुत कम लोग हैं व्यवस्था देखने के लिए, मगर राष्ट्रीय स्तर पर एक आपके जो डॉक्टर आनंद भालेराव सर है और मैं, मुझे बड़ा सहयोग मिलते रहता है उनका। फिजिकली सहयोग बहुत जरूरी रहता है, उससे हिम्मत बढ़ती है। तो भालेराव सर और हम दोनों गए थे, उसके बाद गोलिया सर भी आए थे। तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी, उसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी है। उसके बाद फिजिकली बैठा हूँ संस्थापक जी के साथ भी, और योगेश गौतम सर भी थे। सारी व्यवस्था हो चुकी है, लगभग बोले तो 100% व्यवस्था हो चुकी है। अभी रहेगा सबसे बड़ा काम बोले तो आर्थिक सहयोग का। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आर्थिक सहयोग के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बोला है कि 500 रुपए, जो नहीं पार्टिसिपेट हो रहे हैं उन्होंने भी कम से कम 500 रुपए इस प्रोग्राम के लिए सहयोग देना है, और जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं उन्होंने भी जो दे सकते हैं, कोई 1000 रुपए 5000 रुपए, हमने तो अभी तय किया है कम से कम भालेराव सर, मैं, उसके बाद हमारी गढ़चिरौली के ये विदर्भ के इंचार्ज है, उसके बाद कड़वे साहब है, उसके बाद गांगड़े साहब है, उसके बाद बड़ौले सर है, और खास तौर से मैंने कल ही बात की हमारे विदर्भ के अध्यक्ष माननीय गोनमोड़े सर से। तो हमारे सभी के कम से कम 5 से 10 हजार रुपए हम वहाँ हमारा योगदान रहेगा। सबसे पहले हमारा योगदान रहेगा 10 हजार रुपए, उसके बाद 5000 देने वाले भी हमारे पास है। मगर और अगर पूरे देश से बहुत सारे हमारे साथी जो आरबीएम से जुड़े हैं वो अगर पार्टिसिपेट नहीं होते हैं तो वो भी अगर सहयोग देते हैं तो ये प्रोग्राम बहुत ही असराहनीय होगा। असराहनीय बोल के सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दे, और नहीं दे सकते हैं तो वो कम से कम फिजिकली अपनी प्रेजेंटी लगाए। 1 तारीख को बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि सामूहिक रूप से हम मानवंदना देने वाले हैं भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को। तो सामूहिक रूप से वंदना देना और अलग अकेले जाकर उसमें ये करना बहुत ही फर्क है। तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि हम सामूहिक रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से पूरे देश भर से देशवासी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी चाहने वाले आएंगे। वो प्रोग्राम होगा 1 तारीख को, कोई कसर नहीं रहेगी। हमें और कुछ करना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संस्थापक जी हमें निर्देश देंगे, उसके लिए हम 3 लोग तो तैयार है अभी, कम से कम भालेराव सर, मैं फिजिकली, और कल तो इनसे बात हुई है घोनमोड़े सर से, और सभी हमारे महाराष्ट्र के पदाधिकारी इसमें सहयोग देंगे। इतना मैं आशा व्यक्त करते हुए आज की वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर शुद्धोधन बड़मड़े साहब अगर जुड़े हों, क्योंकि बार बार वो लॉग आउट होते जा रहे हैं, यहाँ उन्हें नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ समस्या हो रही है। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो इंजीनियर जी? जी जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार वो जा रहा है। तो चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय। चैट बॉक्स में हेलो जी सर, हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको नमन करता हूँ। उसी के साथ में जूम मीटिंग में जुड़े हुए हमारे माननीय संस्थापक
धर्म प्रकाश भारती साहब और अध्यक्ष बिसोरिया साहब और सभी जनों को मैं मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा क्योंकि बाकी सब कुछ तो बताया है हमारे चांगदेव जी ने बताया है। हेलो, चांगदेव शेंडे साहब, आनंद भालेराव, इन लोगों ने बताया है, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन है वो मेरा वहाँ पे राष्ट्रीय नेशनल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष है पुणे के। उन्होंने वो सब मालूमात मुझे सबसे पहले दिया था और वो मालूमात मैं सर को बताया, अपने धर्म प्रकाश भारती साहब को। तो भारती साहब बोले उसको बुक करने के पहले इनसे अपना कोऑर्डिनेशन करो अपने चांगदेव शेंडे से और इनसे। तो उसी दिन उसी समय मैंने उनसे कोऑर्डिनेशन किया और बताया कि ऐसा ऐसा हॉल उपलब्ध है और इमीडिएट उसको बुक करना है, तो क्या करना है ये बताइए। तो बहुत सारे बातें क्वेश्चंस पूछे गए, पर मैंने बोला भाई अगर आप क्वेश्चन पूछने से पहले अगर हमको उसको हाँ बोल देंगे तो फिर बाकी की मालूमात हो जाएगी। तो उसके तरह से फिर वैसा तो उसका किराया जो था वो बहुत ज्यादा था, पर वो अपने संस्था के हिसाब से ले रहे हैं। और वो जो हमारा अध्यक्ष था उन्होंने बताया भी ये भी संस्था रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड संस्था होने की वजह से उनके लेटर पैड पे हम उसकी अर्जी मांगेंगे, तो उसको हमको कम से कम जो लगता है वो बताइए। तो खाली 3 घंटे के लिए 3,000 रुपये वो किराया लेने वाले हैं। 6 घंटे के लिए किया है तो 6,000 रुपये वो और 2,500 रुपये डिपॉजिट, यानी 8,500 में 6 घंटे के लिए 3 तारीख का हाल हमने वो बुक किया है, हमारे वहाँ के लोगों के प्रयास से, वहाँ के लोगों के सहकार्य से। तो उनको भी अपन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं भी वैसा तो फाउंडर मेंबर आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर हूँ। आज जो नागपुर में आप हाल देख रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा सहयोग बनने में मेरा है। मैं मेरी बात बड़ी नहीं बताता हूँ, पर फिर भी आप लोग जानते हो। तो ये हो गया। उसके बाद में भीमा कोरेगांव का भी बात चांगदेव साहब ने बताया है, और वहाँ की जो परिस्थिति जो होती है ये आनंद राव जी ने भी बताया है, शेंडे सर ने भी बताया है। फिर भी वहाँ पे अपने को 6 किलोमीटर से तो 8 किलोमीटर से पैदल चलना है और लाइन में चलना है। लाइन में जाके वो जो जगह है जहाँ स्तंभ बना हुआ है वो छोटी जगह में है और वहां से दोनों तरफ दुकानें हैं। रास्ता आधे किलोमीटर का है, संकीरा रास्ता है, तो वहां से हमें एक साथ ही चलना पड़ेगा, लाइन में चलना पड़ेगा। और वहां कोई भी लाइन में लग सकता है, यानी मैं लगा तो मेरे पीछे कोई अगला दूसरा आदमी लग सकता है, मेरे पीछे और दूसरा आदमी लग सकता है। तो यह ऐसा होने से फिर हमें, और हम एक समय पे वहां पे पहुंचेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो सबको शांति बनाए रखना है, और हो सकता है सब लोग, हम अगर एक जगह मिल जाए तो पहले हम रुक जाएंगे, एक साथ हो जाएगा और फिर अंदर जाके हम मान वंदना देंगे। क्योंकि वहां पे हमारी आस्था इस तरह से जुड़ी है कि हर 1 जनवरी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद आकर उसको मान वंदना देते थे। वहां पे लिखा है कितने लोगों ने वहाँ जो हमारा जो पुराना बहुत ही जो अमानवीय जो था वो खत्म कर दिया था। 500 हमारे महान शौर्य जो सैनिक थे उन्होंने 28,000 लोगों को काट के फेंक दिया था। और तब से महाराष्ट्र में या और कहीं पे भी अगर एक कहावत आती है कि तेरे समान 56 देखे, तो ये कहावत वहां से गिरी है। आप गिन लीजिए, वो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वो वही आता है। तो ये हमें सबको शांति से और हमारी किसी को भावना को ठेस न पहुंचते हुए और सबको एक साथ चलते हुए ये करना है। व्यवस्था चांगदेव जी ने किया है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पेंडाल की व्यवस्था किया है। वहाँ 200 खुर्चियां डालो ऐसा हमारे ब्रह्म प्रकाश भारती साहब ने निवेदन किया है, पर वो चांगदेव जी बोलते कि हम ज्यादा से ज्यादा खुर्चियां डालेंगे, आप लोग आइए। और उसके बाद में चांगदेव जी ने वहाँ पे खाना का ऑर्डर दिया है, हमें वहाँ खाना भी मिल जाएगा, हमें भी वहाँ खाना खाना है, पर कचरा नहीं। हेलो
जी सर, आप हेलो, जी बस मैं कंटिन्यू 2 रखिए। मिनट में बात खत्म करता। आप अपनी बात रखें सर। हाँ तो वहाँ हमें खाना भी मिलना है कि उसके बाद में वहां से 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे भी पानी खाना नहीं मिलता। ये ख्याल में रखना है, अगर हो सका है तो अपना पानी साथ में लाना है। और वहाँ सब ये होने के बाद ज्यादा जमाव न करते हुए जिसका खाना हो जाता है वो 10 मिनट वहां बैठकर अपनी बात रखकर आगे बढ़ना है। तो ये सब जो बातें हैं और भी ध्यान में रखा जाएगा। और एक बात मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 तारीख जो तुमको आपको मिलती है, वो 2 तारीख को अगर किसी को नियर बाय घूमना है तो बस वाले ने मुझे से कांटेक्ट किया है, कुछ मेरे दोस्त लोगों ने बस वाले से कांटेक्ट किया है। एक बस में 50 से 60 लोग अकोमोडेट होते हैं। और नजदीक पास में जो भी एक बस में अगर घूमे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी आपको सुविधा हो जाएगी। और वहां पे जो है माता जो अपना सावित्रीबाई फुले का नायगांव करके गांव है, वो उसका जन्म स्थान है, वहां पे आप जा सकते हैं। उसके बाद में जो बाबा साहब ने प्रतिमा लाई थी बुद्ध मूर्ति की, उसकी स्थापना किया, वो कंटोनमेंट यानी मिलिट्री के एरिया में है, वहां जा सकते हैं। बाबा साहब ने जहां अपना संविधान लिखने के लिए कुछ दिन वहां रुके थे पुणे में, वो भी उनका स्मारक है। उसके बाद में एक बाबा साहब का बहुत बड़ा म्यूजियम है। ये बहुत से चीज देखने के लिए है। फिर वो लोग आते हैं कि भिड़ेवाड़ा जाना है, फुलेवाड़ा जाना है। भिड़ेवाड़ा तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भिड़ेवाड़ा की परिस्थिति बहुत खराब है। पर सरकार ने उसको स्मारक बनाने की चालू है। उसके सामने ही गणपति जी का यह है, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ गणपति के मंदिर में सोने के चांदी के लगे हैं, पर हमारा भिड़ेवाड़ा ऐसा गिर रहा है। तो उसको भी हमें उसके लिए भी बोलना पड़ेगा। और फुलेवाड़ा में जाकर जहाँ बाबा महात्मा फुले ने सबके लिए अपना हौज खुला किया था, कुआं खुला किया था, वो भी आपको देखना है। वहां पे बैठने की भी जगह है। और पूरा चित्रण जिसका क्या क्या किया महात्मा फुले ने, क्या क्या किया हमारे सावित्री बाई ने, उसका भी चित्रण वहाँ किया है। बहुत शांति रहती है वहाँ, ज्यादा भीड़ नहीं करना है, पर एक अपना सब देख के हम वहां से भी निकलना है। वो जब फुलेवाड़ा जो है थोड़ा सा रास्ते से अंदर जाना पड़ता है, वो भी संकीर्ण रास्ता है, भीड़ भाड़ बहुत होती है वहां पे। फिर भी हमें सबको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद में अगर बाकी का चीज भी आप देखना चाहते हो, शनिवार वाड़ा है, सारस बाग है, और एक पार्वती करके है, ये सब चीजें एक इकट्ठा होके अगर आप घूमना चाहते हो तो वो बस की भी व्यवस्था की जा सकती है। अगर किसी की इच्छा है बस से हम एक इकट्ठा घूमना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो और उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो ठीक है, 3 तारीख का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। सुबह 8:30 बजे आप लोगों को पहुंचना है। 9 बजे नाश्ता मिलेगा, 9:30 बजे अपना कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो 2:30 बजे तक ही अपना कार्यक्रम रहेगा। सब लोग कार्यक्रम में सहभागी हो सकते हैं। वहां पे 350 तो 400 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और हॉल इतना सुंदर है कि जिस तरह से आप लोगों ने सूर्य सदन में कार्यक्रम अटेंड किया, हमारे नागपुर में भट्ट सभागृह में कार्यक्रम किया, उसी की वो कॉपी है। उसके लिए वो भी हाल अपने को अच्छा मिला है। और चलो हम बाकी लोग हैं उनके सहकार से मिला, उनका भी धन्यवाद करेंगे। चांगदेव जी गए वहां पे, उन्होंने 2,500 रुपये एडवांस दिया है, उनका भी धन्यवाद। उसके बाद में अपने आनंद भालेराव जी गए, डीकी गोलिया जी भी गए, उनका भी धन्यवाद। उन्होंने वो सब देख के वो सेटिस्फाई हो गए। तो ये सब बातें आप लोगों ने पहले ही बताया, फिर से मैंने दोहराया है तो भी चलो ठीक है। मैं अपने वाणी को यही विराम देता है। और जो अर्थ सहायता का है वो सबको हम फिर से एक बार ऐलान करते हैं कि कोई भी चीज किसी से भी कोई बिना पैसे से होगी नहीं। ये सब चीजों के लिए पैसा लगना है। तो आप भी अपने तरफ से कम 500 रुपये तो देना ही है। अगर ज्यादा दे सकते हो, जिसकी इच्छा है ज्यादा देने की, उन्होंने भी ज्यादा देना चाहिए। और ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, हम अच्छी तरह से सबके सहकार्य से, हमारे आनंद भालेराव है, हमारे
मुझे लगता है सर आउट हो गए फिर। लगभग उन्होंने अपनी पूरी बात रख ली, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। घांगरे जी है अ, इन सबका मैं आभारी हूँ। घांगरे जी भी सहकार्य करते हैं हर पल पे, बसवन जी भी सहकार्य करते हैं। इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत 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 जी साधुवाद। योगेश जी, मैं रुक गया हूँ। जी सर। वो इंटरनेट जी चला जी जाता जी। है 1 मिनट में और फिर से आता है। जी सर। जी सर। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। योगेश जी, जी बोलिए सर। सर की आवाज हमारे तक आ गई, योगेश लेकिन जी मैंने उन्हें रुक गया हमारी। हूँ। जी जी सर। तो हाँ, तो मैं चलिए कोई बात नहीं माननीय। इंजीनियर साहब, बात तो आई गई सारी। जी जी जी। तो माननीय संस्थापक महोदय जी और अन्य कोई हमारे साथी ये बोलवाने ये हैं तो कृपया मुझे। ये जो संत रविदास जयंती है, तो जी ये जोन, जो हमारा भारत का जोन है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और इधर जी। हरियाणा, हिमाचल। हिमाचल जी जी प्रदेश, तो ये जी बाबू उस जी। जोन का प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे जी अपने जो इस जोन के जो हमारे नेशनल लीडर हैं या स्टेट जी लीडर हैं, तो उनसे बुलवा दो। जी जी। तो मैं सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रभारी माननीय शीशपाल बौद्ध सर से आग्रह करूंगा। माननीय शीशपाल बौद्ध सर आए और जो संत शिरोमणि रविदास जी की कार्यक्रम है उसके बारे में सभी साथियों को अवगत कराएंगे। माननीय शीशपाल बौद्ध जी। जी सर, धन्यवाद संचालक महोदय। जी सर। भोजन तथागत बुद्ध गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और भोजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, हमारे संस्था के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती सर को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर BS बिसोरिया सर, सभी अन्य उपस्थित महानुभावों को मेरा सब जय भीम नमो बुद्धाय। तो हमने भी 5-6 तारीख को मीटिंग बुलाई थी। अपने लोकल जो 5 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव उसमें उपस्थित थे। जो हम ये हमारे इस जोन की जो हम ये रविदास जयंती के जो कार्यक्रम का हम जो करने जा रहे हैं इसको, तो उस पर हमने 2 दिन तक लगातार ये शाम को हमने 8 बजे से मीटिंग बुलाई है और उसमें हमने डिसाइड किया है, जो मेरे पास रिपोर्ट है अभी तक की, उसमें हमने 8 तारीख का प्रोग्राम, 8 फरवरी का प्रोग्राम ये निश्चित किया है। 8 तारीख को हम करेंगे प्रोग्राम को, और इसमें जगह हमने जालंधर को को चिन्हित किया है। जालंधर में ये हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे 8 फरवरी को। तो अभी हमने जगह देखने की, जो हॉल वगैरह कोई है वो है, अम्बेडकर भवन होगा, उसके लिए निश्चित किया है कि हम उस वहां पहुंच जाएंगे। 2-3 बंदे जाएंगे पंजाब से, शायद हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से भी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो हम देख करके वहां जगह फाइनल कर लेंगे। तो निश्चित हो गया कि जालंधर में करेंगे और 8 फरवरी को करेंगे। बाकी इसमें और कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है मेरे पास, इतनी ही है, इतनी रिपोर्ट है मेरी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत 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 साधुवाद सर। माननीय संस्थापक महोदय जी और किसी अन्य साथी को। वो अभी नहीं, अपने ना वो सुरजीत साहब, उनको बुलवाओ पंजाब से। जी 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 जी। सुरजीत साहब। माननीय माननीय सुरजीत सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया आप भी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। तो मैं सर्वप्रथम अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, हमारी संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बोध जी और हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बोध साहब, और हमारे जो संचालन कर रहे हैं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव योगेश गौतम जी, और बाकी भी हमारे पूरे भारत से जितने भी बौद्ध महासभा में जुड़े हमारे साथी हैं, तो सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। तो सर, हमारी जो रिपोर्ट है, जैसे कि हमारे मेरे सहयोगी
शीशपाल बोस जी ने रिपोर्ट रखी है, तो हमने 2 दिन तक लगातार हमने मीटिंग की, जूम मीटिंग रखी थी, फिर गूगल मीट रखी। और उसमें सब सब हमने निर्णय लिया सर मिलजुल के कि प्रोग्राम जो करेंगे हम जलंधर में करेंगे। और उसके लिए अभी हमने वहाँ पे विजिट करना है, वहाँ पे हॉल वगैरह की हमने, वहाँ पे हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, मेरचंद जी और नरेंद्र जी हैं, शीशपाल जी भी हैं। और एक जना कोई हम जम्मू से भी जाकर और वहाँ पे जहाँ भी कोई हॉल वगैरह होगा उसके कर लेंगे। मेरचंद जी ने वो जिम्मा ले लिया है कि हम वहाँ पे है, हमारे पास जगह है तो वहाँ हम बुक करवा लेंगे। तो उसके लिए सर 8 तारीख का जो है वो प्रोग्राम जो हमने फिक्स किया हुआ है। और उसके लिए अभी हम पर्चे वगैरह छपवाएंगे, और उसके लिए हमने प्रोग्राम रखा है कि 16-17 के बाद मैं और हमारे तुलसीदास लिंगे साहब और बनगोत्रा साहब यहाँ से निकलेंगे। और एक हिमाचल का टूर, हिमाचल के साथियों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, वो भी मीटिंग में जुड़े हुए थे। वहाँ से डीपी चंद्रा साहब थे, विक्रम जी जो वहाँ के राज्य अध्यक्ष हैं वो भी थे, और वहाँ के एक राजकुमार बोध जी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े थे। तो हम सब ने मिलजुल कर ये निर्णय लिया है कि हम उससे पहले हम पूरा हिमाचल में भी और पंजाब में भी, हरियाणा में एक टूर हम रखेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे। और ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे से करेंगे। और उसके बाद सर जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी रखा कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती है, तो उसका प्रोग्राम भी सर हम कोशिश करेंगे कि हर ज़्यादा नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और बाकी सर जो पुणे का है, तो पुणे का यहाँ से डोडा से हमारे 5 साथी जो हैं यहाँ से तैयार हुए हैं सर। तो हम पुणे की टिकटें वगैरह भी 1-2 दिन में करवा देंगे, और वहाँ के लिए जो सही राशि भी होगी वो भी हम जमा करवा देंगे सर। तो बाकी सर जो भी हमें आदेश होगा ऊपर से, सेंट्रल कार्यालय से जो आदेश होगा, हम उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं सर। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो पुनर्मेरा सभी को जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। माननीय अन्य साथी संस्थापक महोदय जी। जी बस ठीक है, अब समय हो गया जी मेरे को तो बुलवा। मैं जी जी तो आज के हमारे जो मुख्य अतिथि, हमारे संस्था के संस्थापक पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं मैं, आप आए और सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय संस्थापक महोदय जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारे आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित BS बौद्ध साहब, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी, दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे शेषराव घांगड़े साहब, तीसरे कोऑर्डिनेटर साहब आज जुड़े नहीं हैं, सभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश कमेटी और RVM के सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय। चर्चा सारी हो गई है, बात पूरी हो गई है। मैं अपनी बात, गौतम जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है सर, बढ़िया आ रही है जी। तो मैं अपनी बात शुरू करूं। हमारे एक बहुत ही भटके हुए सीनियर साथी ने परसों मुझे फोन किया। बहुत सीनियर है वो, हमसे भी बहुत सीनियर है, और उन्होंने कहा कि भारती जी हम लोग एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा बुलाइए सर, बहुत अच्छा है। बोले हमने उसका मीटिंग का विषय रखा है समाज की दशा और दिशा। समाज की दशा और दिशा हमने उसका विषय रखा है, और हम चाहते हैं कि आप उसमें जरूर उपस्थित रहें। आपको मुख्य वक्ता के रूप में हम रखना चाहते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि समाज की दशा क्या है
और किस दिशा में उनको ले जाना है, यह बात बहुत पहले हमारी समझ में आ गई। हमें आज ये चर्चा नहीं करनी है कि दशा क्या है और दिशा क्या है। समाज की दशा क्या है ये भी हम अच्छे से जानते हैं, और किस दिशा में ले जाना है ये भी हमको समझ आ गई है। ठीक है, फिर मैंने उनको आरबीएम का 15-20 मिनट पूरा बताया, लेकिन वो ज्यादातर मेरी बात से सहमत नहीं थे। ये बात मैंने अपनी शुरू में इसलिए रखी, अपनी बात रखने से पहले, कि दशा पे जब हम बात करते हैं तो दशा यह है कि हमारे समस्त मानव समाज को, खास करके SC ST OBC को चक्रव्यूह में फंसा लिया गया है और उनका हर लेवल पर, हर स्तर पर शोषण हो रहा है। धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका शोषण हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये दशा है। अब इस दशा से निकलने के लिए दिशा, दिशा माने मार्ग, रास्ता। तो रास्ता क्या है? तो रास्ता है हमें हमारे बहुजन समाज को जिस षड्यंत्र में फंसा पड़ा है उस षड्यंत्र से निकालना है, उस षड्यंत्र से निकालना है उसको। ये उसका रास्ता है। तो रास्ता ये है, तो उसके टूल क्या होंगे, उसके औजार क्या होंगे निकालने के, है ना? या उसकी अवधारणा क्या होगी? तो अवधारणा हम शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अवधारणा है हमारे संत गुरुओं का जीवन संघर्ष, हमारे संत गुरुओं का जीवन संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन। तो जो हमारे संत गुरुओं का जीवन संघर्ष है, उस जीवन संघर्ष को हमें समाज के बीच में ले जाना है, समाज को अवगत कराना है और षड्यंत्र उनको समझाना है कि आप किस षड्यंत्र के शिकार हैं, आपको कैसे फंसाया गया है, दास गुलाम लाचार बनाया गया है आपको आपके ही देश में। तो उसके लिए हमें ये हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो काम कर रही है, कल मैंने निवेदन किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मैंने कहा अब आप लोगों को कमांड लेनी है संगठन के ऊपर, आरबीएम के ऊपर। कमांड लेने का मतलब वजन लेना है, सर के ऊपर वजन, है ना? तो मैंने उनको कल निवेदन किया था कि आपको कम से कम आधे घंटा बोलना है, सारी बातें आपको बतानी है ना? तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो काफी अच्छा बोले और काफी अच्छा उन्होंने समझाया। इसी प्रकार से हमारे जो दूसरे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको भी कमांड लेनी है संगठन पर। कमांड लेनी, कमांड मीन्स सर पे वजन लेना है, वजन लेना है ना? तो ये सब काम हमको करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि 15 नवंबर धरती के आवा, यानी धरती का भगवान उनको कहा गया है। अध्यक्ष जी ने बता दिया है, मैं ज्यादा नहीं टाइम लेता। उनका जो संघर्ष था, बड़ी 8 वर्ष की उम्र से उनका संघर्ष शुरू हुआ और 25 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो संघर्ष था वो वर्ण व्यवस्था, मनुवाद सोच के लोग जंगलों पे कब्जा कर लेते थे, उनकी संपत्तियां छीन लेते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते थे और पशु जैसा जीवन जीने के लिए उनको मजबूर करते थे। उस व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने युवाओं की एक सेना तैयार की, युवकों की, और उस व्यवस्था का जबरदस्त उन्होंने विरोध किया, है ना? पूंजीवाद, सामंतवाद के खिलाफ वो लड़े। लास्ट में उनको जेल डाल दिया गया। जेल डाल दिया गया तो ये कह दिया गया कि भाई ये अंग्रेजों की वजह चालाकी थी, अंग्रेजों ने शोषण किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन वो नहीं था, वो मनगढ़ंत कहानियां हैं। उनका मूल संघर्ष था सामंतवाद से, पूंजीवाद से और ब्राह्मणवाद से संघर्ष। तो ये बात भारत के कम से कम 100 करोड़ लोगों तक जानी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास रास्ता क्या है?
तो रास्ता है 15 नवंबर, शनिवार का दिन है। हम 16 नवंबर भी कर सकते हैं, रविवार का दिन है। हम एक एक 2-2 हजार पर्चे छपाएं बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष का। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज छोटी सी पोस्ट बनाकर, छोटा पर्चे देकर आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, तो आप सब उससे पर्चे छपाएं। 1000-2000, ज्यादा नहीं तो ब्लैक वाइट छपा लो, है ना, वो बांटो, समाज में जाओ, पर्चे बांटो। और छोटी छोटी मीटिंग है, बड़ी लगा सकते हैं तो वेलकम, स्वागत। अगर बड़ी नहीं लगा रहे तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर, बिरसा मुंडा जी का बहुत बड़ा फोटो उसमें, और उनके जीवन संघर्ष का स्लोगन, ठीक है, ये लगा के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वीडियो बनाओ, फोटोग्राफ बनाओ, और उनको फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फॉरवर्ड करो। सेंटर ऑफिस भेज दो, सेंटर ऑफिस से जितने ग्रुप बने हम उनमें उसको फॉरवर्ड करेंगे, है ना। जो खराब दशा है, उस खराब दशा से समाज को निकालने के लिए जो दिशा है वो गुरु संतों का आंदोलन है, उनकी विचारधारा है, उसकी ओर हमको बढ़ना है। ठीक है, 26 नवंबर को भी हमको ऐसे ही करना है। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, ठीक है। तो संविधान दिवस में संविधान दिवस में जो बाबा साहब का अंतिम भाषण है, उसमें कई बातें हैं, लेकिन मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की मीटिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा से बोला, क्या बोला, जब तक समाज में, समाज के भीतर, समाज के अंदर सामाजिक असमानता यानी सामाजिक गैर बराबरी, सामाजिक आर्थिक असमानता, आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी जब तक खत्म नहीं होगी भारत देश में, तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं है, इस स्वतंत्रता का कोई फायदा हमको होने वाला नहीं है। तो ये 2-3-4 बातें, उसका भी एक छोटा सा हैंडबिल बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ये लोगों को बताना है। ठीक है, दूसरा BN राव, देखिए जो संविधान के विरोधी हैं, संविधान को जलाते हैं, जिन्होंने संविधान को कभी माना नहीं, संविधान को आज तक जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो जितनी कोशिश कर सकते थे संविधान को खत्म करने की, उन्होंने की और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ये लगा कि हम संविधान को पूर्णतः खत्म नहीं कर पाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के या बहुजन समाज के संत गुरु के अनुयायी जागरूक हो गए और एक विशाल ताकत में जागरूक हो गए हैं, तो फिर उन्होंने एक षड्यंत्र किया। हमारी हर संस्कृति का ब्राह्मणीकरण किया गया है, हर संस्कृति का, हमारे हर परम का ब्राह्मणीकरण किया गया है। उसी कड़ी में उन्होंने नया समूह बनाया। नया समूह क्या बनाया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत संविधान के निर्माता नहीं है, तो कौन है, BN राव। तो BN राव कौन है, गूगल करिए इनको, AI पे आप सर्च करिए, मैंने किया पूरा सब। ये पश्चिम बंगाल का एक ब्राह्मण है, ठीक है। और अंग्रेजों के जमाने में एक जो सबसे बड़ी परीक्षा होती थी, ICS, जो इसे आज हम IAS कहते हैं, उस परीक्षा में इन्होंने ICS पास किया था और ये अंग्रेजों की नौकरी करते थे, अंग्रेजों की नौकरी करते थे। और अंग्रेजों के इतने बड़े वफादार थे, इतने बड़े वफादार थे कि इनको अंग्रेजों ने हमेशा ऊंची पोस्टों पर रखा है। आसाम सरकार ने अपना चीफ सेक्रेटरी बना के रखा है, बड़ा लंबा समय उन्होंने जुडिशियल में उनको इंचार्ज बना के रखा है, न्यायपालिका में इंचार्ज बना के रखा है, समझ रहे।
बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? तो 1946 में जब संविधान सभा बनी और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तो उस वक्त इनको आदेश दिया गया था, एज ए सरकारी नौकर, एज ए सरकारी नौकर, इनको आदेश दिया गया था कि आप कुछ नोट्स तैयार करो, कुछ नोट्स तैयार करो, है ना? तो इन्होंने 243 नोट्स तैयार किए। उसके लिए ये विदेश गए, अमेरिका गए, इटली गए, आर्यन गए, कई जगह गए। वो नोट्स इकट्ठे किए गए जब तक बाबा साहब का रोल नहीं था। फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लेखा समिति के अध्यक्ष बन गए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए, तो वो नोट बाबा साहब को दे दिए गए थे कि ये हमारा ऑफिसर है, इसने कुछ नोट्स इकट्ठा किए हैं, तो अगर आपके काम के हों, बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये कहा गया कि इसमें कुछ काम हो सकता है तो इसको कुछ ले लेना, नहीं बाकी तो ये कूड़ा है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाय पिलाते थे, उनका पानी लाते थे, उनकी फाइल उठाते थे, इनका कोई रोल नहीं था। ये संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य तक नहीं थे, ठीक है? और 75 वर्ष तक, 18 आजादी के 75 वर्ष तक कभी BN राव का कहीं नाम नहीं आया, है ना? जब इनको ये लगा कि संविधान अब नहीं मिटाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता, तो इस संविधान का ब्राह्मणीकरण करो, है ना? जैसे हमारे सारे पर्वों का किया गया है। तो इसके लिए ये किया गया। मैंने AI से पूछा कि 243 जो नोट बनाए गए थे, जो नोट दिए थे BN राव ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर जी को, क्या उनमें 10 ऐसे नोट हैं जिनको उसी रूप में स्वीकार कर लिया हो संविधान सभा ने? 243 में से क्या 10 पॉइंट भी ऐसे हैं? तो जवाब आया कि नहीं, नहीं। संविधान सभा ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारे अधिनियम, सारे अनुच्छेद अपने बनाए, उन पे चर्चा हुई है, वो पास हुए हैं, है ना? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 26 नवंबर को जो आपको संविधान दिवस बनाना है ना? तो चाहे 10 लोग बैठे, चाहे 20 लोग बैठे, चाहे 50 लोग बैठे, 500 लोग आप बैठा लो तो अच्छा, लेकिन आपको यही बातें बतानी है फेसबुक पे लाइव होके, यही बातें बतानी है आपको वीडियो बनाकर, 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के वीडियो बनाकर, जो गोदी मीडिया हो तो हमको कवरेज देगा नहीं, वो हमको जगह नहीं देगा। तो जो सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, उसका हमको बड़ी ताकत के साथ इस्तेमाल करना है ना? और हमको बताना है कि जो BN राव ICS अफसर था, अंग्रेजों का वफादार अधिकारी था, इसका आजादी में कोई योगदान नहीं। मैंने पूछा, मैंने BN राव का आजादी में कोई योगदान? आंसर नो, कोई योगदान नहीं, कोई भाग नहीं। समझ गए कि नहीं? ये केवल और केवल सरकार, अंग्रेजों का अधिकारी था, अंग्रेजों का नौकर था, उनकी नौकरी करता था और वफादार नौकर था, इसलिए बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखा गया है, छोटी पोस्टों पर नहीं रखा है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखा गया है। हमेशा आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब हमारे भगत सिंह जैसे युवा शहीद हो रहे थे, तब ये अंग्रेजों की बड़ी बड़ी पोस्टों का ऑफिसर था। आप भी AI या गूगल करके पूछ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। समझ लेंगे नहीं? तो ये पर्दाफाश करना होगा हमें। अभी होता क्या है, हमारे खिलाफ बनबे चलता है, बनबे। वो चंट चालाक आदमी जो बोलता है, अखबार उसको लिखता है, गोदी मीडिया उसको दिखाता है, और हमारा समाज मौन होकर उसको स्वीकार करता है। स्वीकार नहीं करना, एक्शन का रिएक्शन, ईंट का जवाब पत्थर से देने की शक्ति, ताकत हमें हमारे समाज में पैदा करनी है। तो इसलिए 26 नवंबर को हमें जरूरी नहीं है कि एक जिले में एक ही जगह करना है। अगर एक जिले में
10 जगह, 4 जगह, 5 जगह भी हमारे एक्टिंग बराबर है और दूर दूर रहते हैं, तो वो अपने यहाँ करें, संगोष्ठी करें, विचार गोष्ठी करें, 20 लोग बिठा ले, 10 लोग बिठा ले, 50 लोग बिठा ले, 1 घंटे चलाएं, 2 घंटे चलाएं, है ना। संविधान की विशेषता बताएं, और जो लोग बाबा साहब को कम करना चाह रहे हैं, बाबा साहब के कद को छोटा करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। ये मौका है 26 नवंबर, है ना। तो इसलिए ये बात रखी गई है 3 जनवरी और 1 जनवरी। एक 1818 पुणे में पेशवाओं का बड़ा आतंक था। पेशवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आतंक था। गले में हड़ी और कमर में झाड़ू जो बांधा गया था, वो पुणे में बांधा गया था, ठीक है। तो उस वक्त 500 हमारे महार युवकों ने, महार तो मैं समझता हूँ नहीं कहना चाहिए हमें, या तो बहुजन युवक कहना चाहिए या दलित युवक कहना चाहिए। क्योंकि हम महार कहते हैं तो फिर दूसरे जो युवक है, दूसरे जो समुदाय वो सोचते हैं वो तो महार थे, हमारा कोई मतलब नहीं है ना। महार तो एक जाति के शिकार हुए लोग हैं, है ना। तो उसको हमारे 500 नौजवान युवक साथियों ने घुड़सवार अस्त्र शस्त्र से लैस 28,000 पेशवाओं की सेना को एक दिन और एक रात में कत्ल किया था। 1817 31 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हुआ था और 18 1 जनवरी के दोपहर तक ये समाप्त हुआ था। समझ लें नहीं? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के किसी कोने में रहते थे, लेकिन 1 जनवरी को भीमा कोरे गांव जाते थे और उस जगह को, उस पवित्र जगह को नमन करते थे। कहते थे धन्य वो महार मेरे युवा जिन्होंने स्वाभिमान के लिए इतनी बड़ी सेना को कत्ल किया था। तो इसलिए ये हमने प्रोग्राम रखा कि भाई हमें समाज का इतिहास हमें हमारे युवाओं तक ले जाना है ना। तो ये रहेगा, वहां तैयारी की आपको बता दी गई है और पर्चे के माध्यम से आ जाएगी सामने। 2 जनवरी को जितने इश्मार के वहां जहां महात्मा ज्योतिराव फुले पैदा हुए, उनका बाड़ा, जो पहला स्कूल खोला गया और कई चीजें सुतोधन बड़ौनी साहब उसको बना के एक पर्चे के माध्यम से व्हाट्सएप में दे देंगे। तो 2 जनवरी को आप वहां घूम सकते हैं, ठीक है। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। हम पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से इस जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाकर हमारी कोशिश ये है कि एक जनाधार तैयार किया जाए, जनाधार तैयार किया जाए, जन भावनाएं तैयार की जाए और फिर हमको ये ऐलान कर देना चाहिए कि सरकारी दस्तावेजों में, सरकारी रिकॉर्ड में 3 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, ठीक है। और माता सावित्रीबाई फुले की, माता फातिमा शेख जो उनके कंधे से कंधा मिला के उसने जो साथ दिया, अपने घर में रखा माता सावित्रीबाई फुले को और पूजनीय महात्मा ज्योतिराव फुले को शरण दी, उनको साथ दिया, मदद दी, ठीक है। उनकी जीवनी, माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी, माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी, महात्मा ज्योतिराव फुले की जीवनी भारत के सरकारी पाठ्यक्रमों में, शिक्षा में शामिल की जाए, है ना, शामिल की जानी चाहिए, जिससे आने वाले हमारे जनरेशन को, आने वाली हमारी नस्लों को हमारे महापुरुषों का त्याग याद रहे, उसको पढ़ाया जा सके। तो ये सब करने के लिए, वातावरण तैयार करने के लिए हम लोग 3 जनवरी को ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल का कर रहे हैं। चलो पूना बन के आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफिस से, ये BL चंद्र साहब सुन रहे होंगे तो वो ड्राफ्ट कर लेंगे, इसको बना लेंगे, आप लोगों को हम दे देंगे। इस तरह से होर्डिंग्स लगाओ, वॉल पेंटिंग करो। लोग कितने जाएंगे पूना, कितने लोग जाएंगे
ये कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि 1 जनवरी और 3 जनवरी को भारत का बच्चा बच्चा जाने, समझे, उसको पता चले कि 1 जनवरी का क्या मतलब है और 3 जनवरी का क्या मतलब है। प्रचार प्रसार करना, एक जनाधार बड़ा करना, अर्थात समाज को सही मार्ग पर ले जाना, उसको सही मार्ग के प्रति अग्रसर करना, यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। अंत में 1 मिनट और मैं ले रहा हूं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमें इस सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, जूम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो हमने पहले जो कहा तो लोगों ने मेहनत की और 240 साथी जुड़े, उसका दूसरा सप्ताह आएगा तो 200 साथी जुड़े, और इस बार केवल 150 जुड़े, है ना। तो सेल्फ स्टार्ट मूवमेंट, सेल्फ स्टार्ट। अभी क्या है, धक्का स्टार्ट है, धक्का स्टार्ट, धक्का पड़ता है, ऊपर से धक्का पड़ता है, धक्का पड़ता है तो गाड़ी चलती है ना। किक स्टार्ट भी नहीं है। किक स्टार्ट का मतलब मैसेज मिल जाए तो उसी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तबकि धक्का मूवमेंट नहीं, किक मूवमेंट नहीं, सेल्फ मूवमेंट। सुते हमें इतनी चेतना हो, सुते हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो कि हमको रविवार को 9:30 बजे अपने सारे से ज्यादा साथियों को जूम पे बिठाना है, 1 घंटे के लिए बिठाना है, हर कीमत पे बिठाना है, प्रयास करना है। भाई 2 हफ्ते पहले प्रयास किया तो 240 बैठे ना, प्रयास किया तो बैठे, और एक बार प्रयास करके छोड़ दिया तो नहीं बैठे। तो प्रयास करना है, ठीक है। एक टीम भावना हमारी अभी तक नहीं बन पा रही है। हमने प्रेसिडेंट टीम बनाई है, प्रेसिडेंट टीम तो बन गई, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं, कैसे एक्टिव नहीं है समझिए। ये जो प्रेजेंट का भी हमने शुरू किया है कि भाई सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ये इसलिए किया है कि मेंटली कुछ इंप्रेशन आ जाए, मानसिक रूप से दिमाग पे कुछ वजन पड़े कि भाई वहां हाजिरी ली जाएगी तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने प्रेसिडेंट टीम के संपर्क में रहे, वो कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं मेरी जानकारी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि जो जो जोन उनको मिले हैं उन जोन में वो एक्टिव रहे और लोगों को जोड़ें, है ना, कनेक्ट करें मूवमेंट से। और इन तीनों को पूरे देश को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटरों की भी जिम्मेवारी है कि उनके कार्य क्षेत्र में जितने स्टेट है, जैसे शेष राव जी के में 15 स्टेट है, बाबूजी राजाराम आनंद जी के में 12 हैं, गोलिया जी के में 10 हैं। तो अपने अपने स्टेट के साथियों को तैयार करें, बिठा ले सब लोगों को। सुबह से भी लग जाए, सुबह भी 7 बजे से फोनों पे लग जाए। भाई 15-15, 20-20 फोन ही तो करने हैं स्टेट के पदाधिकारियों को। भाई बैठो, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, नेट एरिया में रहना, नेट नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये धर्म की संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, अर्थात प्रबुद्ध भारत तो बौद्ध में भारत के मार्ग को हमें पूरा करना है, ये उद्देश्य। और ये जब तक नहीं हो सकता तब तक एक्टिव, समर्पित, समर्पण और अनुशासन के साथ हम लोगों को तैयार नहीं करेंगे। हमें लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। अनुशासन, 9:30 बजे का टाइम है, 9:30 का टाइम है, तो 9:25 पर लॉगिंग होना चाहिए मोबाइल। 5 मिनट पहले खोल के बैठते हैं। मैंने आज खोला 3 मिनट पहले 16 लोग जुड़े हुए थे। एल्सन सोलन के साथ जुड़े हुए थे, नेपाली साहब जुड़े हुए थे, अपने रुद्रेश निगम जुड़े हुए थे, 16 लोग जुड़े हुए थे। तो मुझे अच्छा लगा
कभी 9:30 नहीं बजे 2 3 मिनट बाकी है तो 16 लोग जुड़े हैं, लेकिन 16 लोग क्यों जुड़े, 500 लोग क्यों ना जुड़े, 500 लोग क्यों ना जुड़े 5 मिनट पहले? भाई ये तो डिसिप्लिन है, यही तो अनुशासन है, यही तो संगठन की शक्ति है, यही तो संगठन की ताकत है। तो ये सब कुछ बातें आज हमने रखी है इस निवेदन के साथ के अगले सप्ताह आपको बिरसा मुंडा जयंती जी के बारे में 16 नवंबर को बताना है कि आपके किस किस जिलों में कहां कहां पे आपने पूज्य बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई है। उसकी फोटोग्राफ आपको सेंटर ऑफिस भेजने हैं और अपने अपने स्टेट के कोऑर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारियों को भेजने हैं, ठीक है, सेंटर ऑफिस भी भेजने हैं, उसकी समीक्षा होगी। 26 नवंबर की क्या तैयारी है, कहाँ का प्रोग्राम करने हैं, आपको क्या क्या हाल बुक करा दिए, कितने पर्चे छपे, उसकी तैयारी होगी। 3 जनवरी में बात होगी। और नेशनल जो हमारी प्रेसिडेंट टीम है और हमारे तीनों बहुत ही आदर के सम्मानित नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पूरी मेहनत के साथ पूरी ताकत के साथ अपने अपने राज्यों के साथियों को बैठा दो, जो रिक्वेस्ट करो उनसे, बोलो एक एहसान कर दो यार हमारे ऊपर, 1 घंटा 1.5 घंटा आप इस धम्म संगति में भाग लो। ये धम्म संगति है, इसी को धम्म चर्चा कहते हैं। चाहे मानव कल्याण की बात होती है, चाहे इंसान और इंसानियत के विकास की बात होती है, उसी को धम्म कहते हैं, उसी को संगति कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये बातें मैंने कही है गौतम साहब, योगेश गौतम जी। जी 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 जी। तो ठीक है, इतना मैंने कह दिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी हमने हमारे संस्थापक महोदय जी जो आज के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने हम सभी साथियों का आगामी जो कार्यक्रम है उस पर अपना पूरा वक्तव्य रखा, हम सभी का मार्गदर्शन किया। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करते हुए आभार प्रकट करता हूं। और अब हमारे संस्था के संस्था के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय वीएस बॉस साहब। पुनः सभी महामानवों को नमन और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। क्योंकि समय हो गया है और आज यहाँ पर प्लेटफार्म पे हमारे माननीय संस्थापक जी ने हमें मार्गदर्शन दिया मुख्य अतिथि के रूप में, और सभी महानुभावों ने अपनी बात रखी और सभी इसमें जुड़े। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे कि संस्थापक जी ने कहा है, सबसे अपील करी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग धम्म संगति में जुड़े, तो इसके लिए हमें निश्चित तौर पे निजी स्तर पे विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग करेंगे और जो बातें बताई गई उनको धरातल पे कैसे उतारे, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाकर अपना नीचे उतारना है, यही हमारा इसका धम्म संगति का अच्छा उद्देश्य होगा। तो यही अपनी बात में समाप्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब सभी हमारे उपस्थित साथियों से आग्रह है कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस हम वेबिनार